नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। सुबह के 10 बज चुके हैं और तमाम बड़ी खबरों को समेटकर हम हाजिर हैं आपके साथ। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड में ईडी की छापेमारी, बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में 6 से अधिक जगहों पर कार्रवाई। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, अमित शाह भी प्रचार को देंगे धार। तो वहीं राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत एमवीए के नेता भी प्रचार में जुटे। झारखंड में दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी। जेपी नड्डा, हेमंत सोरेन अपनी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में मांगेंगे वोट। कल पहले चरण के लिए होगा मतदान। दिल्ली में आज अंतर सरकारी रूसी भारतीय आयोग की 25वीं बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री करेंगे सह अध्यक्षता। COP29 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने पर मंथन जारी। कार्बन क्रेडिट गुणवत्ता मानकों को आगे बढ़ाने पर जोर। तो आपको बता दें कि झारखंड में ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आपको बता दें झारखंड से बड़ी खबर है, ईडी की छापेमारी कार्रवाई हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में 6 से अधिक जगहों पर ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। झारखंड से बड़ी खबर, 6 से अधिक ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी कार्रवाई हुई है। ईडी ने छापे मारे हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं कि ईडी ने शिकंजा कसा है। 6 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी हुई है। रांची में प्रवर्तन निदेशालय की ये छापेमारी की कार्रवाई, 6 से अधिक ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई हुई है। एक डायग्नोस्टिक सेंटर में भी छापेमारी की खबर सामने आ रही है। तो झारखंड से बड़ी खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर ईडी की छापेमारी कार्रवाई। झारखंड से बड़ी खबर हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। रांची में प्रवर्तन निदेशालय की ये छापेमारी कार्रवाई और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिवाकर कुमार जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको हम बता रहे हैं ये बड़ी खबर कि एक डायग्नोस्टिक सेंटर में भी ये छापेमारी की खबर है। ईडी की ये रेड झारखंड में चुनाव से एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने ये छापेमारी कार्रवाई की है। रांची में प्रवर्तन निदेशालय की ये छापेमारी कार्रवाई। तो 6 से अधिक ठिकानों पर ये ईडी की छापेमारी कार्रवाई हुई है। रांची से दिवाकर कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? 6 से अधिक ठिकानों पर यह छापेमारी कार्रवाई हो रही है। जी दिवाकर। जी देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो ये कार्रवाई है आज सुबह से ही चल रही है, ईडी की कार्रवाई। और इस कार्रवाई के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो अभी तक हमारे पास जो जानकारी, शुरुआती जानकारी आ रही है, उसमें ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा हुआ ये मामला है। कुछ दिनों पहले एक रिसोर्ट में यहाँ पर रेड हुआ था और उसके बाद 3 बांग्लादेशी जो लड़कियां हैं वो पकड़ाई थी। और उसके बाद जो ये कनेक्शन है, ये सिर्फ रांची में ये छापेमारी नहीं है, बल्कि पाकुड़ में भी ये छापेमारी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि छापेमारी का जो कनेक्शन है वो सीधा सीधी बांग्लादेशी घुसपैठियों से है। और साथ ही साथ पिछले दिनों में दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी हुई है, चाहे वो इनकम टैक्स की छापेमारी हुई या दूसरी एजेंसियों की छापेमारी हुई। तो उस छापेमारी के जरिए जो इनपुट मिला था उसके आधार पर आज ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन शुरुआती जानकारी जो मुझे सूत्रों से मिली है उससे ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और उसके आधार पर जो एफआईआर दर्ज हुआ था यहाँ पर बरियारपुर थाना में, इसकी कॉपी ईडी को मिली है और उसी के आधार पर ये छापेमारी आज चल रही है। जो 2-3 डायग्नोस्टिक सेंटर है और जो 2-3 होटल है वहां पर जो ये छापेमारी चल रहा है उसका सीधा सीधा कनेक्शन उसी से बताया जा रहा है। जी
बिल्कुल, यह कहीं न कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हम कहें तो बीते कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में भी है और इस पर तमाम बातें भी हो रही हैं घुसपैठ को लेकर। और उस सिलसिले में जिस तरह से अब ये कार्रवाई हो रही है, लगातार जिस तरह से छापेमारी, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इसके बाद जो आरोप पड़ता है, क्योंकि चुनाव का मौसम चल रहा है, विधानसभा चुनाव है, कल फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। वैसे में जो सत्ता पक्ष के यहाँ लोग हैं, वो लगातार जो है ये आरोप लगा रहे हैं या उनकी तरफ से ये बयानबाजी हो रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्योंकि आप इनकम टैक्स की जो दबिश थी, उसमें साफ साफ तौर पर यह खुलकर निकल कर आया था कि जो पैसे का लेन देन है, उसमें हवाला कारोबारियों के जरिए झारखंड में चुनाव के दौरान पैसे का इस्तेमाल को लेकर कुछ संदेह पैदा हुआ था और उसके बाद ये छापेमारी मिली थी। उस दौरान जो इनकम टैक्स की रेड थी, उसमें 3-3 दिनों तक कई जगहों पर रेड चली और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए थे और उसपे कनेक्शन मिला था। उससे भी कुछ इनपुट मिला है और जो ईडी को एफआईआर की कॉपी बरियाती थाना से मिली है, उससे बांग्लादेशी जो लड़कियां हैं वो झारखंड में कैसे पहुंची है, उसका कनेक्शन पाकुड़ से क्या कनेक्शन है और रांची में जब उसकी पर गिरफ्तारी होती है तो उस मामले को लेकर आज जो ये छापेमारी है, थोड़ी देर में परतें और भी खुलेगी। क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि 6 से 7 जगहों पर ये छापेमारी है, वो रांची में, पाकुड़ में भी छापेमारी शुरू हुई है, लेकिन कितने जगहों पर है ये हमारे पास साफ तौर पर निकलकर नहीं आया है सरना। तो बिल्कुल अभी और भी परतें खुलेंगी और भी काफी कुछ निकल कर आएगा। लेकिन जिस तरह से ये एजेंसियां अपना काम करती हैं, तमाम इनपुट्स के आधार पर काम करती हैं, लेकिन विपक्ष इस पर भी अपना निशाना साधने की कोशिश करेगा और इसमें भी जो है इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े करेगा। देखिए, निश्चित तौर पर जब इनकम टैक्स की भी छापेमारी हो रही थी तो तभी ये आरोप लगाया गया था सत्ता पक्ष की ओर की केंद्रीय एजेंसियों का यहाँ पर इस्तेमाल झारखंड में हो रहा है। लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह है, चुनाव का मौसम है तो इस तरह की बयानबाजी आएगी। लेकिन जिस तरीके से आपको याद होगा कि झारखंड में जो भ्रष्टाचार और जो अवैध ब्लैक मनी है, उसको किस तरीके से पकड़ा गया, आपको पता है। एक सांसद के घर से 250 करोड़ रुपए मिले थे, उसके बाद एक मंत्री के पीएस के घर से कितने पैसे मिलते हैं जो अभी भी जेल में बंद है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, ये झारखंड में कई बार से ये उठता रहा है और उसके बाद आज जो कार्रवाई हो रही है उस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू होगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में झारखंड में बरामदगी हुई है, गिरफ्तारियां हुई है और उसके बाद आज जो ये नया कनेक्शन निकल कर आया है, जो जिसकी कॉपी हाथ लगी है ईडी को, तो उसके बाद निश्चित तौर पर ये मामले की जो परत है, जो लगातार झारखंड में उठ रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो जाल है वो झारखंड में उसका नेक्सस और नेटवर्क काफी बड़ा हो गया है। तो इसके बाद कुछ ना कुछ एक नया जो हम कह सकते हैं खुलासा होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल दिवाकर, ये भी जानना चाहेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठ का ये जो मामला है, ये कितना हम इसे संगीन समझ सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं घुसपैठ, उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होंगे, वो क्राइम भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आम जन को भी सतर्क रहना पड़ेगा और इसलिए एजेंसियों की कार्रवाई बहुत जरूरी भी है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, संथाल परगना को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंकड़े भी जारी किए गए हैं। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी उस मामले में संज्ञान लिया था और जो तमाम तरह की चीजें हैं, उसके बाद जो केंद्र की तरफ से जो हलफनामा दिया गया है, उसमें बाकायदा सेंसस का जिक्र किया गया है कि कैसे जो संथाल के कुछ इलाके हैं वहां पर जो डेमोग्राफी का बदलाव हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर एक खतरे की घंटी तो है ही, क्योंकि आपके पास ना उनके डॉक्यूमेंट्स है और कहा जा रहा है कि फर्जी कागजात वहां पर बनाए जा रहे हैं। उसके बाद जो आदिवासी लड़कियों से वहां पर शादी का मामला है, इस पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और चुनाव का मौसम है तो ये मामला और भी गरमाएगा। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और जो आज ईडी की दबिश है, उसका कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन है, जो लड़कियां पकड़ाई थी कुछ दिनों पहले यहाँ पर रिसोर्ट में, उससे देखा जा रहा है और उसके बाद जो मामले हैं वो अभी परत धीरे धीरे खुलेगी। और बिल्कुल जिस तरह से हमने इस चुनाव में भी देखा, जिस तरह से बात हुई है रोटी माटी और बेटी की, बात हुई है आदिवासी अस्मिता की, बात हुई है किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की, तो उस दिशा में भी देखा जाए तो एजेंसियों का ये जो प्रयास है वो बहुत जरूरी है, बहुत सही है। देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह की चीजें होनी ही चाहिए, क्योंकि इसलिए कि जब आपको डकेल लगता है कि इस तरह से फिल्ट्रेशन हो रहा है या लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो उसकी पहचान नहीं हो पा रही है और एक तरह से आपको दिखता भी है जमीन पर कि तस्वीर बदल रही है, आरोप प्रत्यारोप निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जमीन पे अवैध कब्जा हो रहा है, जमीन को लोग हड़पने की कोशिश हो रही है और उससे बाकायदा दिख रहा है। और आंकड़े के जरिए जब पेश किए जाते हैं कि भाई यहाँ पर इतनी आबादी एकाएक इतनी बढ़ गई, आदिवासियों की आबादी घट गई, तो निश्चित तौर पर अगर लगता है केंद्रीय एजेंसियों की इस जगह पर कार्रवाई करने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है और जगह शिकायतें मिलती है, बेसिकली क्या है, केंद्रीय एजेंसियों के पास जब शिकायत मिलती है तभी वो कार्रवाई करते हैं। अपने तरीके से वो डायरेक्ट कार्रवाई नहीं करते, उनके पास बहुत तरह की जो कह सकते हैं कागजात मिलते हैं, उनको सुपुर्द किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, समाज सेवी हो या फिर स्थानीय निवासी हो। अगर
उनकी तरफ से कंप्लेन आता है कि नहीं इस तरह से चीजें यहाँ पर हो रही है, तो उसके बाद इस तरह की कार्रवाई होती है। और इस तरह की कार्रवाई होने के बाद निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ परतें खुलती है। जैसा कि आपको पता हो कि छापेमारी के बाद कई जगहों पर भ्रष्ट जो अधिकारी थे उनके घर से पैसे मिले, राजनेता के घर से पैसे मिले, तो ये इस तरह की कार्रवाई से निश्चित तौर पर खुलासा होता है और जो अवैध गतिविधियां हैं उस पर काफी हद तक कंट्रोल भी होता है। दिवाकर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो छापेमारी की जो 6 जगहों पर कार्रवाई हो रही है, 6 से अधिक जगहों पर, वो कौन कौन सी जगह हैं? क्या वो घर हैं, लोगों के रेजिडेंस हैं, या फिर जो मॉल या दुकान, इस तरह की जगह हैं? इसके लिए देखिए, होटल्स में छापेमारियां चल रही है। कई होटल्स में तो कमरे खोल कर बाकायदा सर्चिंग अभियान चलाया गया है। और उसके बाद जो दूसरी कार्रवाई है वो यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर है बरियातू रोड में, मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके जस्ट थोड़ी ही दूर आगे वो बरियातू में दोनों वो सेंटर्स है। वहाँ पे अभी फिलहाल ईडी की टीम जब पहुंची है तो सामने से थोड़ा सा उसको बैरिकेड भी किया गया है। तो इस तरह से वो कार्रवाई वहां पर चल रही है। फिलहाल किसी आवास पर छापेमारी की खबर हमारे पास अभी नहीं आई है, लेकिन पाकुड़ में भी जो कहा जा रहा है वहां पर भी एक होटल्स में छापेमारी हो रही है। तो ये तमाम तरह की जो छापेमारी है वो फिलहाल डायग्नोस्टिक सेंटर, होटल और दूसरे जगहों पर हो रहे हैं। फिलहाल किसी के आवास पर छापेमारी की कोई खबर हमारे सामने नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में ये तस्वीर साफ होगी, क्योंकि अभी छापेमारी के 2-3 घंटे ही निकले हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे, और ईडी के अधिकारी चूंकि जब तक उनके पास कोई सुराग नहीं मिलता है तो हमारे सोर्स भी काम नहीं करते और कुछ पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं आती है। लेकिन वहां पर जो सुनने में आ रहा है और जो सूत्रों से मुझे थोड़ी हल्की जानकारी मिली है, वो कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ और वो जो लड़कियां कुछ पकड़ाई थी यहाँ पर, उसके कनेक्शन के आधार पर ये छापेमारी हुई है। और पिछले दिनों ईडी को जो इनपुट और शिकायत मिले थे उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। चलिए दिवाकर, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी ज्यादा अपडेट आपसे हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम इनपुट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरों का सफर जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार पूरे चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं का समर्थन जुटाने के लिए पूरे राज्य में रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव को लेकर जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही वैसे राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में 3 विशाल जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले पीएम चिमूर में जनसभा करेंगे, उसके बाद शोलापुर और पुणे में महायुति उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पिछले 5 दिनों में तीसरा दौरा है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। वहीं चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए हर बीतते दिन के साथ चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज राज्य में धुआंधार रैलियां कर पार्टी के चुनाव अभियान को धार देंगे। अमित शाह आज घाटकोपर पूर्व विधानसभा और बोरीवली विधानसभा में जनसभा करेंगे। अमित शाह ने राज्य में अब की रैलियों में भाजपा के संकल्प पत्र पर खास फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के संकल्प पत्थर की लकीर होते हैं। केंद्र हो या फिर राज्य, जब भाजपा की सरकार बनती है तो हम हमारे संकल्पों को सिद्ध करते हैं।
अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता महायुति के प्रत्याशियों के लिए अभूतपूर्व जीत सुनिश्चित करेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम पूरे जोरों पर है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों गठबंधनों की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र सामने आने के बाद दिग्गज नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत एमवीए के तमाम नेता राज्य में जारी प्रचार को धार देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चिखली, बुल्ढाणा में खामगांव के उम्मीदवार राणा दिलीप कुमार सानंदा के साथ संयुक्त रैली करेंगे और उसके बाद वो गोंदिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा ने 105 सीटें जीती थी। शिवसेना को 56 और कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई थी। महाराष्ट्र कांग्रेस में किस हद तक गुटबाजी और असंतोष है, ये चुनाव से पहले अब खुलकर सामने निकलकर आ रहा है। पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित एक बागी उम्मीदवार आबा बागुल ने साफ कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पहले किसी से क्यों नहीं मिले, क्यों उनसे बात करके स्थिति को नहीं संभाला। आबा बागुल समेत 23 नेताओं को कल ही पार्टी ने इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वो सभी अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़े हैं। सुनते हैं कि आबा बागुल क्या सवाल खड़े कर रहे हैं। आप 10 तारीख तक क्यों चुप बैठे हैं? आपको लास्ट डेट था 4 तारीख, उसके पहले आप मिले हो किसी को? आपने उसको बिठाने की कोशिश की है, उसको समझाने की कोशिश की है? हर बार आते हो, बिठाते हो और कोशिश करते हो, ऐसा कहकर 40 साल निकल रहे। 100% ये कांग्रेस घटाने की कोशिश चल रही है। मेरा कार्यकर्ताओं को विनती है, आप डरिए मत। कांग्रेस को आपको संभालने के लिए दिया है, मालिक होने के लिए नहीं दिया है। ये संभालने का कोशिश है आपको, और वो भी 3 साल अच्छा संभाला तो रखते। अब तो मालिक ही बन रहे हैं और हमें ही निकाल रहे। आप कभी आए कांग्रेस में? हमारे से पहले आए क्या? आप ऊंचे अहदे पे बैठ गए, इसका फायदा मत उठाइए। कार्यकर्ता रहेगा तो आप रहेंगे। और झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हुए हैं। सत्ता हो या फिर विपक्षी दलों के नेता सभी वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ नेता आज झरिया विधानसभा और बाघमारा विधानसभा में रैलियां करेंगे, तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बगोदर और जमुआ विधानसभा में रैली करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान सिंदरी, टुंडी और गिरिडीह जिले के कोवाड़ हटिया मैदान में जनसभा करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा खिजरी विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बरहेट और जमुआ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती निरसा विधानसभा में चुनावी रैली करेंगे। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चे के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। झारखंड के चुनावी रण में दोनों ओर के दिग्गज नेताओं की धुआंधार रैलियों ने राज्य की सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सियासी दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इसके अलावा झारखंड में पहले चरण के चुनावी महासंग्राम में प्रचार वार की बहार देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय मुद्दे तक छाए हुए हैं। दावों, वायदों और आरोप प्रत्यारोप की बौछार रही है। जनता ने सबको देखा है, सबको सुना भी है और अब 13 नवंबर यानी कल को उनके मन में क्या है ये ईवीएम में दर्ज हो जाएगा। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एनडीए और ईडी के स्टार प्रचारकों, एनडीए और इंडी के जो स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने अपनी झारखंड में तूफानी दौरा किया है और ताकि पहले चरण का ये जो चुनावी रण है अपने पाले में किया जा सके।
बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर वैद्यनाथ धाम में मुकाबला नारायण और सुरेश के बीच है। बीजेपी ने अपने 2 बार के विधायक नारायण दास पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। नारायण दास बाबा भोलेनाथ के सहारे और देवघर में बह रही विकास की गंगा के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने देवघर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी नारायण दास से खास बातचीत की है। अभी डीडी न्यूज दिल्ली की टीम बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में मौजूद है और देवघर शहर से हम तकरीबन 12-14 किलोमीटर अंदर सतरिया गांव में अभी मौजूद हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक नारायण दास लोगों से मिलजुल रहे हैं, प्रचार अभियान पर निकले हैं और अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। नारायण जी, आप तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, 2 बार विधायक रहे, किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच वोट मांग रहे हैं? देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है और संथालपुरना प्रमंडल की सबसे सुंदर और विकसित शहर है। यहीं विकास के कई आयाम पहले भी आए हैं। एम्स आया, एयरपोर्ट आया, एसटीपी आया, बायोडायवर्सिटी पार्क आया। एम्स, एयरपोर्ट और जो देवघर रेलवे स्टेशन का मुद्दा है, वंदे भारत ट्रेन चलने का मुद्दा है, यह मुद्दा जनता के बीच कितना लहर रहा है या क्या ये एक चुनावी मुद्दा बन पाया? आज हम कह सकते हैं बड़े फक्र से कि देवघर में बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय आ गया है। इसकी जमीन भी चिन्हित हो गई है, डीपीआर भी बन गया है। जब अपनी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम भूमि पूजन होगा। और जहाँ तक सड़कों की बात है, पुल पुलिया की बात है, रोड की बात है, शिक्षा की बात है, पेयजल की समस्या की बात है या स्वास्थ्य की बात है, हम हमेशा इन चीज़ों में ध्यान देते हैं। पहली बार आप 2000 वोटों के अंतर से चुनकर आए कड़े मुकाबले में, और इस बार जो है आरजेडी के लोग या इंडी गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि नारायण दास घिर चुके हैं, कड़ा मुकाबला है। आप इसमें अब कहाँ पाते हैं अपने कोई मुकाबले को? आप मानते हैं कि कड़ा मुकाबला है? कड़ा मुकाबला नहीं है। अगले साल का चुनाव अगर देखा जाए तो लगभग 3000 मतों के अंतर से हमने चुनाव जीता, लेकिन मेरा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, मैं 4000 वोट ज्यादा लाया। ये उन लोगों को दिख नहीं रहा है। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नारायण दास, उनका कहना है कि नारायण ये हैं, मैं तो सिर्फ दास हूँ। कैमरामैन संदीप के साथ सतरिया गांव देवघर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो महाराष्ट्र के चिमूर से हमारे संवाददाता निशांत राय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो बिसात है वो बिछ चुकी है और तमाम मोहरे जो है वो अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है, तो वहीं गुटबंदी भी दिखाई पड़ रही है। और हमारे साथ झारखंड से दिवाकर कुमार भी जुड़े हैं, उनसे झारखंड के चुनाव पर बात करेंगे। लेकिन पहले निशांत, आपके पास आना चाहूंगी, वहां की क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से वहां पर चुनाव प्रचार धार पकड़ रही है, बताइए। देखिए, अगर बात की जाए चाहे महाविकास अघाड़ी की या महायुति की, दोनों ही राजनीतिक दल इस समय विदर्भ में पूरा जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी विदर्भ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिमूर में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बुल्डाना में राहुल गांधी भी अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि विदर्भ जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण हो चुका है, दोनों ही राजनीतिक दल पूरी तरीके से जोर लगा रहे हैं। बात की जाए 2014 की, तो 2014 में विदर्भ में 44 सीटें जो बीजेपी गठबंधन के पास थी और 2019 में ये सीटें घटकर 29 हो गई थी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर जो है चाहे महायुति हो चाहे महाविकास अघाड़ी हो, पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस जिले में हम मौजूद हैं, चंद्रपुर ये जिला है जिसमें विधानसभा चिमूर पड़ती है। हालांकि चंद्रपुर में अगर 2019 की बात की जाए तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे, मात्र 6 में से 2 सीटें जीती। और इसके साथ साथ यहाँ पर गढ़चिरौली के उम्मीदवारों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं, तो वहां पर तीनों सीटें बीजेपी गठबंधन के पास रही थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की इस बार कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर विदर्भ में अच्छा प्रदर्शन किया जाए और 2014 का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा जाए, ताकि महाराष्ट्र में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। सबसे बड़ी बात है, विदर्भ इलाके की अगर चर्चा की जाए तो महाराष्ट्र के 4 बड़े नेता इसी इलाके से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस
जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उसके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्नाकुले भी यहीं से आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी विदर्भ इलाके से आते हैं और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष विजय भी विदर्भ इलाके से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये चारों मुख्यमंत्री बनने की भी रेस में हैं और ऐसे में विदर्भ इलाका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो कि नागपुर से चुनाव जीतकर आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि विदर्भ में ज्यादा से ज्यादा बेहतर नतीजे पार्टी के पक्ष में आए। इसीलिए कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिम, अकोला, अमरावती और लगातार चुनाव की घोषणा से पहले भी और चुनाव की घोषणा के बाद भी विदर्भ इलाकों के लगातार दौरे कर रहे हैं और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि बीजेपी अपने 2014 के प्रदर्शन को दोहराए या उससे बेहतर करने की कोशिश करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, राहुल गांधी ने अपने महाराष्ट्र चुनाव की जो शुरुआत थी वो नागपुर से की थी कि वो समझते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसे में संविधान सम्मान करके कहीं ना कहीं अपने पुराने तरीके से जो लोकसभा चुनाव में फॉर्मूला हिट रहा, उस फॉर्मूले को विदर्भ में एक बार फिर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने विदर्भ का महत्व बताया, किस प्रकार चुनाव प्रचार को धार मिल रही है वो भी बताया। अभी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से महाविकास अघाड़ी है उसमें कैसा सब कुछ चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले दिवाकर के पास चलते हैं जो कि रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर कुमार, देखिए पहले चरण के चुनाव प्रचार की जो शोर था वो कल शाम थम गया और अब गेंद जो है वो मतदाताओं के पाले में चली गई है और कल मतदाता अपनी तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। लेकिन अब दूसरे दौर का जो चुनाव प्रचार है वो धार पकड़ता जा रहा है और तमाम वादे इरादे और जिस प्रकार से जोर शोर से रैलियां हो रही हैं, किस प्रकार से दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है वो बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर सरला मैं दोनों बताता हूँ क्योंकि फर्स्ट फेज के लिए कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी कल से ही शुरू हुई थी। झारखंड एक दुर्गम इलाका माना जाता है, तो जो दुर्गम इलाके हैं, चाईबासा के इलाके हैं, गढ़वा के इलाके हैं, तमाम जगहों पर, गुमला के इलाके हैं, जो उसमें कुछ नक्सल प्रभावित इलाके भी है, उन जगहों पर हेलीपैड के हेलीकॉप्टर से जो है पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई थी और आज सुबह 6 बजे से ही बाकी जगहों पे भी कुछ 43 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें कल सुबह से मतदान होगा, तो इसके लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो गई। लेकिन अब जो चुनावी जो वार है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो अब एक तरीके से कोयलांचल और जो संथाल का इलाका है वहां पर शिफ्ट कर गया है। और जिस इलाके में जो विधानसभा की 38 सीटें आती है, यहाँ पर अब आज अमित शाह जी आ रहे हैं, फिर जेपी नड्डा आ रहे हैं और उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान है, हेमंत विश्व शर्मा है, स्थानीय जो बड़े नेता है, बाबूलाल मरांडी है, अमर बावरी है, ये तमाम नेता आज वहां पर एक के बाद एक दर्जनों रैलियां कर रहे हैं। उसी तरीके से क्योंकि तो गिरिडीह का जो क्षेत्र है जहां से गांडे में चुनाव होना है, वहां पर कल्पना सोरेन खुद चुनावी मैदान में है, तो वो भी अब अपने इलाके में लगातार रोड शो भी कर रही है और जनता से संवाद भी कर रही है। हेमंत सोरेन ने भी आज कम से कम यहाँ पर 3 से 4 रैलियां होने का जो प्रोग्राम है वो हमारे पास आया है। इसके अलावा जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर है, प्रदेश अध्यक्ष है, ये तमाम नेता भी अब एक तरीके से उस इलाके में शिफ्ट कर गए हैं और उसके बाद वहां पर चुनावी रैलियां हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल आने वाले हैं और 13 तारीख को वो 2 जगहों पर गोड्डा में रैली कर रहे हैं और देवघर के जो सारक है वहां पर चुनावी रैली कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो संथाल का जो इलाका है जहां पर 27 सीटें विधानसभा की आती है, उस इलाके में कैसे पता किया जाए और पिछले जो परिणाम है उससे बेहतर परिणाम किया जाए, उसको लेकर बीजेपी के जो टोटल स्टार प्रचारक है, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री हो, जेपी नड्डा हो, ये तमाम नेता अब लगता है कि उस इलाके में एक तरीके से कैंप करेंगे, जिसके लिए मतदान 20 तारीख को हो रहा है। वैसा ही कुछ नजारा आज कोयलांचल में जो धनबाद का इलाका है उसमें दिखेगा, बोकारो की जो कुछ सीटें हैं वहां पर दिखेगा और गिरिडीह में दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आज जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है और भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो भी इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी के जो तमाम स्टार प्रचारक है, बड़े नेता है, वो इन 3 इलाकों में अब एक तरीके से आज से कैंप कर रहे हैं और चुनावी वार और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तेज हो गया है। और लगातार जो एक बात निकल कर आ रही है कि जी दिवाकर, यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस पूरे चुनाव में कई बड़े मुद्दे प्रमुखता से छाए रहे, चाहे वो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ का मुद्दा हो या फिर वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कई बड़े मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए, जनता की सहूलत के, वो
प्रमुखता से छाए रहे। कई स्थानीय मुद्दे भी प्रमुखता से उठते रहे होंगे और जो आमजन के सहूलत से जुड़े हुए होंगे, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में खास रहे हैं? देखिए, जो मैं पहले चरण की अगर बात करूं तो जो सबसे ज्यादा मुद्दा अहम रहा है, भाजपा की ओर से लगातार जो उठाया जा रहा है बेटी, माटी और रोटी का मुद्दा। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो झारखंड की बेटियां हैं उनकी अस्मिता को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुखर है कि पिछले 5 वर्षों में झारखंड में किस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। तो ये एक जो हम कह सकते हैं स्थानीय लेवल का जो मुद्दा है वो भी काफी हद तक छाया हुआ है। और जब हम बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे की बात करते हैं तो वो हालांकि इल्हान के और दूसरे इलाके में भी छाए रहे, लेकिन अब जब सेकंड फेज का प्रचार संथाल की ओर शिफ्ट कर रहा है और इसका केंद्र बिंदु क्योंकि संथाल है, संथाल के जो पाकुड़ के इलाके हैं, साहेबगंज के इलाके हैं, गोड्डा के कुछ इलाके, इन तमाम जगहों पर जो लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठ रहा है तो इसमें और भी तेजी आएगी, क्योंकि यही वो कोर इलाका है, यही वो गढ़ है जहां पर कि लगातार ये आरोप लग रहा है कि यहाँ पर डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। और स्थानीय मुद्दे की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर हमलावर है कि केंद्र सरकार ने बहुत सारे पैसे झारखंड में दिए, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उसका सदुपयोग नहीं हुआ। चाहे वो केंद्र सरकार की विकास की योजनाएं रही हो, जल जीवन मिशन रही हो, मनरेगा की योजना रही हो, या तमाम इस तरह की योजनाएं जिसके जरिए लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, पलायन दिख सकता है, लेकिन झारखंड में उसमें बंदरबाट हुई और केंद्रीय जो योजना है, चाहे वो आवास की योजना है, लोगों तक नहीं पहुंची है। तो ये भी एक स्थानीय लेवल पर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। साथ ही साथ जो पलायन का मुद्दा है वो हर किसी के मुंह से सुना जाता है कि झारखंड में कोई तो ऐसी सरकार बने जो हमारे दर्द को समझे, हमें रोजगार के आयाम पैदा करे और हमको बाहर ना जाना पड़े, दिल्ली ना जाना पड़े, मुंबई जाना ना पड़े। क्योंकि लगातार आपको इस तरह की खबरें आती है कि झारखंड की जो बेटियां हैं वो किसी के घर में काम करती हैं और इस तरह की चीजें निकल कर आती है और उसके बाद उनको रेस्क्यू कराया जाता है। तो ये तमाम तरह के छोटे छोटे मुद्दे भी है जो इस बार चुनावी मुद्दों में छाए रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और उसके अलावा जिस तरीके से आदिवासी अस्मिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये 3 बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे मुद्दे कि किस तरीके से विकास उनके इलाके में पहुंचने चाहिए, रोड नेटवर्क का जाल और तगड़ा होना चाहिए, सुरक्षा की बात होनी चाहिए, बिजली और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे, स्थानीय मुद्दे भी हावी है, लेकिन ये तमाम 3 जो बड़े मुद्दे कह सकते हैं आज के डेट में, वो सारे पूरे चुनावी प्रचार के दौरान हावी रहे हैं और आने वाले दिनों संथाल में ये मुद्दा और भी बड़ा बनकर उभर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट जिस तरह से आपने सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर और निशांत, आप दोनों का ये इनपुट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि झारखंड चुनाव में रोटी, बेटी, माटी ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी झारखंड के लोगों के बीच में जा रही है। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे पार्टी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। करप्शन भी झारखंड चुनावों में बड़ा मुद्दा है। इन तमाम विषयों पर संवाददाता नीरज सिंह ने बात की है गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे से। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, झारखंड इलेक्शन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है झारखंड में सरकार बनाए। एक नारा भी दिया है रोटी, बेटी और माटी का। इस नारे को कैसे देखते हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह नारा हजारीबाग में दिया जब हमने अपनी परिवर्तन यात्रा को समाप्त किया, तो उन्हें कहा कि ये झारखंड का ये चुनाव है, रोटी, बेटी और माटी बचाने का चुनाव है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी। इसके कार्यकर्ता जो है जनता के बीच में जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में जो विकास का काम किया है, वो विकास यदि कहीं दिख रहा है तो संथाल पड़ना जैसे पिछड़े जगह में दिख रहा है। लोग तो बोलते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कम है, किया ज़्यादा है। आप देखें कि हेमंत सोरेन भी तमाम तरह के वायदे कर रहे हैं। करप्शन कितना बड़ा इशू आप समझ रहे हैं झारखंड के अंदर? इस सरकार में जितना करप्शन का सिस्टम डेवलप हुआ उसका केंद्र बिंदु क्या है? गोड्डा है। एनआरसी को लेके भी आपने कहा है कि अगर सरकार बनती है तो यहाँ एनआरसी लागू करेंगे। एनआरसी लागू करेंगे ना, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं खड़गे साहब के और हेमंत सोरेन जी के कि उन्होंने 1932 का खतियान, 1932 का खतियान जो है वो बेस ईयर माना है कि यहाँ स्थानीय लोग कौन है, हम 1932 के खतियान को मानेंगे, हम उसको मानेंगे। तो 32 में जो लोग यहाँ होगा तो यहाँ का नागरिक होगा और 32 के खतियान में देश का जो नागरिक नहीं होगा उसको खदेड़ के भगाएंगे गैर हिंदुओं के साथ, क्योंकि आदिवासी भी हिंदू हैं, कुछ जगह क्रिश्चियन है। लेकिन यदि उन्होंने शादी की है बांग्लादेशी घुसपैठिए के साथ
तो उनके बच्चे को हम आदिवासी का दर्जा नहीं देंगे। और तीसरा हमने कहा है कि यदि लड़की होने के नाते जमीन आपको मिल गया, संपत्ति का हिस्सा मिल गया, या मान लीजिए परिवार की आप एकमात्र लड़की हैं, तो वो जमीन जो है वो मुसलमानों को नहीं जाएगी, क्योंकि वो आदिवासियों की जमीन है। ये थे हमारे साथ निशिकांत दुबे जी, जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और इसके साथ साथ ही यहाँ के लोगों से पार्टी ने जो वायदे किए हैं प्राथमिकता के आधार पर उनको पूरा किया जाएगा और आदिवासी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए पार्टी पूरा प्रयास करेगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज। और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटरोव और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में व्यापार, तकनीक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक में भाग लेंगे। बैठक में भारत की तरफ से रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटे और द्विपक्षीय कारोबार का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में कहा था कि मौजूदा परिवेश में भारत रूस के बीच कारोबार का सेटलमेंट स्थानीय मुद्रा रुपये और रूबल में करना बहुत महत्वपूर्ण है। कल मंटरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया है और कहा है कि दशकों की चर्चाओं के बावजूद 1965 से कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने सोमवार को कहा कि सुधारों के लिए कई दशकों की सामूहिक पुनरावृत्ति के बावजूद ये निराशाजनक है कि 1965 के बाद से इस संबंध में कोई परिणाम नहीं देखा गया है। जब परिषद का अंतिम बार केवल अस्थायी श्रेणी में विस्तार किया गया था, वो न्यूयॉर्क में महासभा की पूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। Tasked with the responsibility for the maintenance of international peace and security, the Security Council has too often found itself paralyzed by the geopolitical realities of today, which have evolved far beyond the realm of that of 1945. In today's interconnected world, Mr. President, a more equitable council is very essential. We cannot go on with the relics of the past for the demands of the future. India has consistently championed a cooperative, inclusive, and consultative approach to international relations. We firmly believe that the calls for reform multilateralism, with Security Council reforms at its core, is supported by the overwhelming majority of the membership. और अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं पर बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा सोमवार से 3 दिवसीय आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजित किया गया। अंतरिक्ष अभ्यास कार्यक्रम से सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष क्षमता को एकीकृत करने में सहायता मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अंतरिक्ष को कभी अंतिम सीमा माना जाता था और अब ये भारत की रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण की अपनी समृद्ध विरासत और बढ़ती सैन्य क्षमताओं के साथ अब अंतरिक्ष आधारित क्षमताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। Journey to enhance its capabilities in space in the field of ISR, communication and navigation. SBS-3 Space-Based Surveillance 3 program will witness launch of almost 52 satellites over the next 5 years, giving us a tremendous reach. Navigation with Indian constellations NAVIC will also be restructured and re-energized. We are also working on a network of satellites in geostationary, MEO and LEO orbits that will not only provide redundancy but also latency in the flow of information to support net-centric as well as data-centric operations. और पर्यावरण के प्रति अब हरियाणा के सिरसा जिले के गांवों के किसान काफ़ी ज़्यादा सजग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर किसान अब पराली नहीं जलाते बल्कि उसका प्रबंधन करते हैं और इसे लेकर किसानों के परिवार भी काफ़ी उत्साहित हैं। सिरसा के कुछ गांवों में किसानों के परिवारों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। हम सिरसा के बालासर गांव में हैं और आप देख सकते हैं हम एक खेत के अंदर हैं और मेरे खेत के चारों तरफ आप देख सकते हैं ये पराली है। ये पराली एक बहुत बड़ी समस्या थी हरियाणा के अंदर। अब किस तरह से लोग यहाँ देखते हैं, हमारे साथ एक गृहिणी हैं, किसान की पत्नी हैं गुरवीर कौर जी।
जैसे पहले बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ चुका था और अब सरकार ने कई नई योजनाएं उनके तहत ये फैसला लिया है कि पराली को जलाया नहीं जाएगा, इसको फसल के मतलब भूमि के बीच में ही इसे दफनाया जाएगा, जिससे कि इसकी जो उर्वरकता क्षमता है वो अधिक बढ़ रही है। और इससे सर जो बीमारियां हैं, जैसे बच्चों को दिल की बीमारियां, आँखों की, कई फेफड़ों की बीमारियां हैं, उससे भी बचाव हो रहा है। और सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है वो किसानों को हो रहा है, क्योंकि किसानों के खर्चे कम हो रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारी अपनी पराली है और जो भी बाहर से चीज़ें मतलब शहर से लाकर हम ज़मीन में डालते थे उसका खर्चा भी कम हो रहा है, जिससे कि हम गृहिणियों को भी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और अगर परिवार के सर खर्चे कम होंगे तो क्या है, हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। सुल्तानपुरिया गांव के सुखविंदर सिंह हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मेरी उम्र हो गई लगभग 70 साल के करीब। पहले आज से 3-4 साल पहले सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। जब धुआं हो जाता है बुजुर्ग आदमियों को सांस लेने में दिक्कत होती थी, और मेरे भी दिमाग में यही था ये पराली को जलाने से कैसे रोका जाए। एक तो मेरे को CI फाउंडेशन ने काफ़ी कुछ जानकारी दी, और मैंने खुद भी अपनी एक सोसाइटी गाँव में बना रखी है, उसमें भी मैंने संद लिए हैं। और उसके बाद इसकी पराली को जलाने की बजाय ज़मीन में दबा रहे हैं सुपर सीडर से, हैप्पी सीडर से, और जैसे भी हो रहा है इससे अब काफ़ी सुधार आ गया। बहुत ही नाम मात्रा लग रही है, बहुत ही कम लग रही है, और सांस लेने में भी दिक्कत नहीं है। पर्यावरण ठीक हो गया है। और अब देखो ये जिस खेत में खड़े यहाँ भी नहीं जली, और मेरे पास हैप्पी सीडर है। पिछले दफ़ा भी मैंने किसानों को फ्री दी थी 100 एकड़ हैप्पी सीडर, अब की बार भी मैंने दे रखी भी आप ले जाओ, कोई पैसा नहीं, आप फ्री बीजो। इससे बहुत अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है सिरसा के गांवों में, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पराली का जो है प्रबंधन किया जा रहा है। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, सिरसा, हरियाणा। और अजरबैजान की राजधानी बाकू में संयुक्त राष्ट्र के 29वें वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जारी है। इस सम्मेलन में अजरबैजान ने सभी देशों में लंबित मुद्दों को तत्काल सुलझाने की अपील की। उनकी ओर से विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए एक नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर सहमत होने का आह्वान किया गया। 2 सप्ताह के जलवायु शिखर सम्मेलन में सोमवार को देशों ने कार्बन क्रेडिट गुणवत्ता मानकों को आगे बढ़ाया, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा। वहीं पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 पर समझौता संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक कार्बन बाजार को अगले साल तक शुरू करने की अनुमति दे सकता है, जिसे बनने में कई साल लग गए हैं। भारत सहित सम्मेलन में 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, और सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने पर एक साथ मिलकर मंथन किया जा रहा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार में नए सलाहकारों की नियुक्ति से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सोमवार को पूरे देश में लोगों के विभिन्न वर्गों ने नए सलाहकारों की पिछली सरकार के दौरान निभाई भूमिका पर सवाल उठाया। गौरतलब है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शनिवार को व्यवसायी शेख बशीर उद्दीन, फिल्म निर्माता मुस्तफा सरोवर फारूकी और मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक महफूज आलम को सलाहकार नियुक्त किया था। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DD न्यूज़। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए, और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए
1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब श्रीलंका आम चुनावों के लिए तैयार है। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए सोमवार मध्यरात्रि को प्रचार थम गया है। श्रीलंका में गुरुवार 14 नवंबर को मतदान होगा। गुरुवार सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे के बीच 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान होगा, जहां 1,70,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 22 चुनावी जिलों से 196 सीटें और 29 राष्ट्रीय सूची की सीट से कुल 8,800 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे द्वीप में चुनाव प्रक्रिया के लिए 75,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। चुनावों से राष्ट्रपति दिसानायके के नेतृत्व में देश के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि श्रीलंका ने इस साल सितंबर में एनपीपी उम्मीदवार अनुराग कुमारा दिसानायके को राष्ट्रपति चुना था। पदभार संभालने के कुछ दिनों बाद ही दिसानायके ने संसद को भंग कर दिया था, जिससे समय से पहले देश में आम चुनाव हो रहे हैं। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। सूत्रों के अनुसार फ्लोरिडा के रिपब्लिकन वॉल्ट्ज को एनएसए के लिए नियुक्त किया गया है। एनएसए की भूमिका में वॉल्ट्ज को कई भू राजनीतिक संघर्षों से निपटना होगा, जिसमें यूक्रेन, रूस और इजराइल हमास युद्ध शामिल है। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सांसद वॉल्ट्ज तालिबान से लोहा ले चुके हैं। साथ ही साथ माइक वॉल्ट्ज चीन के कट्टर आलोचक रह चुके हैं। अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक सलाहकार स्टीफन मिलर को अपने नए प्रशासन में नीति मामलों का उप प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के पहले कार्यकाल में मिलर वरिष्ठ सलाहकार थे और उनके कई नीतिगत निर्णयों में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। मिलर ने इमिग्रेशन पर ट्रंप के कई भाषणों और योजनाओं को तैयार करने में मदद की है। नियुक्ति की पुष्टि करते हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए जेडी वेंस ने सोमवार को मिलर को एक्स पर बधाई संदेश पोस्ट किया और कहा कि ये राष्ट्रपति द्वारा एक और शानदार चयन है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट स्तर का पद देने की घोषणा की। सूजी विल्स के बाद एलिस स्टेफनिक ट्रंप के मंत्रिमंडल के लिए नामांकित होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। स्टेफनिक के पद को सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाना है, जबकि स्टाफ के प्रमुख को इनकी आवश्यकता नहीं है। इससे पहले स्टेफनिक ने गाजा युद्ध के दौरान इजराइल की आलोचना के कारण संयुक्त राष्ट्र पर यहूदी विरोधी भावना का आरोप लगाया था। और बिहार के राजगीर में खेली जा रही महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने जीत के साथ दमदार शुरुआत की है। भारतीय टीम अपने दूसरे मुकाबले में आज दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। आज शाम 4:45 पर भारतीय टीम दक्षिण कोरिया से भिड़ेगी। भारत ने अपने पहले मुकाबले में मलेशिया की टीम को 4-0 से हराया। इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान सलीमा टेटे संभाल रही हैं। और बॉक्सिंग की दुनिया में माइक टायसन एक बहुत बड़ा नाम है। इस दिग्गज मुक्केबाज ने अपने पंच से कई मुक्केबाजों के करियर खत्म कर दिए हैं। साल 2005 में अपना आखिरी मुकाबला खेलने वाले टायसन अब एक बार फिर से रिंग में उतरने के लिए तैयार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माइक टायसन, जिनका नाम बॉक्सिंग की दुनिया में सबसे बड़े चैंपियनों में लिया जाता है, एक बार फिर बॉक्सिंग रिंग में नजर आएंगे। दरअसल मुक्केबाजी के दीवानों को शुक्रवार को एक ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां माइक टायसन के सामने यूट्यूबर से पेशेवर मुक्केबाज बने जैक पॉल होंगे। मुकाबला टेक्सास में आयोजित होगा और इस मुकाबले पर लगभग $80 मिलियन की राशि इनाम के तौर पर रखी गई है। जैक पॉल की बात करें तो यूट्यूब पर
वीडियो के लिए ये प्रसिद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे करके मुक्केबाजी में उनकी रुचि ने उन्हें पेशेवर मुक्केबाज के तौर पर सामने रख दिया। जैक पॉल की स्टाइल की बात करें तो ये मुक्केबाज काफी आक्रामक अंदाज में अपनी फाइट को सामने रखता है। ऐसे में टायसन के लिए पॉल के मुक्कों का जवाब देना आसान नहीं रहने वाला। वैसे माइक टायसन 1980 और 1990 के दशक में अपने दमदार पंच और शानदार तकनीक के लिए जाने जाते हैं। 20 साल की छोटी सी उम्र में हैवीवेट चैंपियन बनने का रिकॉर्ड माइक टायसन के नाम है। ऐसे में टायसन का अनुभव और उनकी आक्रामकता उनको बेहतर रूप में सामने रख सकती है। वैसे जाहिर तौर पर टायसन और जैक पॉल के बीच होने वाली ये भिड़ंत सिर्फ बॉक्सिंग रिंग तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये कहीं ना कहीं दो पीढ़ियों के बीच के संघर्ष को भी सामने रखेगी। निश्चित रूप से इस मुकाबले पर दुनिया भर की निगाहें होंगी, जहां एक तरफ टायसन को लोग दोबारा पंच लगाते देखने के लिए बेताब दिखेंगे, तो वहीं युवा ऊर्जा से भरपूर जैक पॉल का तूफानी अंदाज भी लोगों को रोमांचित करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। जी हाँ, इस दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। घायल को सिनर्जी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा थाना कैंट क्षेत्र के ONGC चौक में हुआ है। जानकारी के मुताबिक देर रात ONGC चौराहे पर एक कंटेनर ट्रक और इनोवा कार की आपस में टक्कर हो गई थी। इनोवा कार में 7 लोग सवार थे। तो ये भीषण हादसा देहरादून में हुआ है। भीषण सड़क हादसा, इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति इसमें घायल बताया जा रहा है। तो बेहद दर्दनाक ये भीषण सड़क हादसा कह सकते हैं, जिसमें दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घायल को सिनर्जी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा जो है थाना कैंट क्षेत्र के ONGC चौक के आसपास हुआ है। कैंट क्षेत्र के ONGC चौक में यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक देर रात ONGC चौराहे पर एक कंटेनर ट्रक और इनोवा कार की आपस में भिड़ंत हो गई, टक्कर हो गई, जिससे यह हादसा हुआ। ये बताया जा रहा है इनोवा कार में 7 लोग सवार थे, 6 की मौत हो गई है, एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। तो बेहद दर्दनाक ये सड़क हादसा। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। आपको बता दें कि देवोत्थान एकादशी पर स्नान के लिए अयोध्या के सरयू तट पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं वाराणसी में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तो देवोत्थान एकादशी पर अयोध्या के सरयू तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक अयोध्या के सरयू तट की है, तो दूसरी तस्वीर जो है वाराणसी की है। और दोनों जगह आप देख सकते हैं कि किस प्रकार श्रद्धालुओं का एक हुजूम है, जमावड़ा है, जिस तरह से श्रद्धालु अपनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पहुंचे। और अब आपको दिखाते हैं कश्मीर और लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी की तस्वीरें। कश्मीर के कई पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। राजौरी में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने के साथ खराब दृश्यता रही। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 11 नवंबर और 15 से 16 नवंबर के बीच उत्तरी और सेंट्रल कश्मीर के कई एक हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में सुबह और देर शाम के समय धुंध और हल्का से मध्यम कोहरा जो है वो छाया रहेगा। तो 2 तस्वीरें, कितनी खूबसूरत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कश्मीर और लद्दाख में सीजन की ये जो पहली बर्फबारी है उसके खूबसूरत नज़ारे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।